प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 अंकों के 100 प्रश्नों में से 60 अंकों के 60 प्रश्न किससे पूछा जाएगा? साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 40 अंकों के 40 प्रश्न भारत और छत्तीसगढ़ के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 20-20 अंकों के 20-20 प्रश्न, कुल मिलाकर 60 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के फॉर्म और पोस्ट की बात करें, फॉर्म और किसकी पोस्ट की बात करें तो फॉर्म सबमिट हुआ है प्लस 5 लाख और पोस्ट है 400 प्लस, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म और पोस्ट का परसेंट की बात करें तो ये जो पोस्ट है वो 5 लाख, लगभग 5 लाख से प्लस फॉर्म है, उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। 5 लाख का 1% निकाले तो कितना हो रहा है? 5 लाख का 1% निकाले तो 5000 हो रहा है, ठीक है। उसका 1% भी नहीं है ये 400 प्लस पोस्ट। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत टफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 लाख प्लस फॉर्म में 400 प्लस पोस्ट में से एक पोस्ट भी रिजर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसकी पोस्ट और फॉर्म की एग्जैक्ट परसेंट निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो रहा है? मान लेते हैं ये x% है, ठीक है। कितना है? पोस्ट 400 है और इस परसेंट को हटा दे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। और कितना है फॉर्म? फॉर्म क्या है? 5 लाख, ठीक है। तो 1 2 3 4 शून्य हटा देते हैं यहाँ से, ये 4 शून्य, तो 4/50 आ रहा है। 4/50 कितना मान होगा? ये 0.08%, ठीक है। तो 400 प्लस जो पोस्ट है वो फॉर्म के भरे गए फॉर्म के 0.08% के बराबर है, ठीक है। तो मेरे भाई आज से ही प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में यदि एक पोस्ट भी आपको रिजर्व करना है, ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई के बारे में पूछा है। दिए गए ऑप्शन है बार, जूल, नॉट, ओम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बार। बार के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार है। ये किसके समतुल्य होता है? अर्थात एक बार का जो मान है वो किसके समतुल्य होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? एसआई मात्रक के रूप में पास्कल से प्रदर्शित किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर इकाई की बात करें तो ये बार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जा सकता है और पास्कल से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। पास्कल के संबंध में याद रखना है ये एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है, ठीक है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? एक बार 10 पास्कल के बराबर होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है पूछा गया है? 0.1 बार के, 1 बार के, 10 बार के या 100 बार के? किसके समतुल्य है? ये 1 बार के समतुल्य है, ठीक है। किसके समतुल्य है? 1 बार के समतुल्य है। ये कैसे 1 बार के समतुल्य है इसे देखते हैं। 1 डाइन, ये जो होता है 1 डाइन का मान कितना होता है? 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। और एक बार का जो मान है वो कितना है?
10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर, डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर क्या होता है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसलिए ये घट जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 10⁻+6 से घट जाएगा। ठीक है, तो कितना मान आ रहा है, अगर घटा दे तो 1.02, ठीक है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग ये 1 के बराबर है, 1.02 लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस तरह एक बार इसके बराबर हो गया, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इस तरह इसे निकाला गया है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 बार के समतुल्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है पूछा गया है। दिए गए राशि है प्रतिबल, दाब, विकृति और ये बल है, प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। ठीक है, इसमें से किसका मात्रक नहीं है पूछा गया है। इसमें से किसका मात्रक नहीं है, विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। किसी वस्तु की विमा में, इसमें विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन, विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को, और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। यदि हम विमा में आया परिवर्तन बटे वस्तु की मूल विमा को ऊपर नीचे रखते हैं, बटे के रूप में रखते हैं, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देता है, इसीलिए इसका क्या नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह समझिए, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन, विमा, एक विमा ऊपर रखते हैं परिवर्तन वाला, ठीक है, और नीचे दूसरा विमा रखते हैं, कौन सा वाला, किसी वस्तु की मूल विमा को, किसकी, किसी वस्तु की मूल विमा को अगर रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, काट देगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, विकृति का। आगे बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल, ये क्या है, बैरल नहीं है, बैरल है। ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल के एक बैरल का मान कितना होता है पूछा गया है। ठीक है, कितना होता है, तेल के एक बैरल का मान 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर, कितना होता है। इसका मान है 159 लीटर के आसपास होता है एक बैरल का मान। ठीक है, एक बैरल का मान 159 लीटर के आसपास होता है। बैरल की अगर तुलना करें, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, पूर्व में मापी जाती थी। ठीक है, बैरल में, अब इसे घन मीटर अर्थात क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बैरल या क्यूबिक मीटर दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। एक बैरल का जो मान होता है वो एग्जैक्ट 158.9873 लीटर के आसपास होता है, अर्थात 159 लीटर के आसपास होता है। एक बैरल को अगर हम घन मीटर में प्रदर्शित करें तो ये घन मीटर में प्रदर्शित करने पर ये क्या होता है, घन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, इसलिए घन को 1000 से अगर हम क्या कर दें, बैरल को 1000 से गुणा कर दें, ठीक है, तो एक बैरल का मान निकलता है। ठीक है, एक बैरल का मान निकलता है अगर हम इस लीटर को 1000 से गुणा कर दें। ठीक है, और बैरल को अगर हम यूएस गैलन में निकालें तो ये 42 यूएस गैलन होता है एक बैरल का मान, और यही यूके गैलन में निकालें तो इसका मान लगभग 35 यूके गैलन के बराबर होता है। ये एग्जैक्ट इतना होता है 34.9723, लेकिन ये जब भी एग्जाम में पूछेगा आपको लगभग मान देगा 35 यूके गैलन। ठीक है, तो हमने यूएस गैलन में देखा, यूके गैलन में देखा, घन मीटर में देखा
और लीटर में देखा। ये दोनों मान इंपॉर्टेंट है बैरल के संबंध में, घन मीटर में और लीटर में। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई के बारे में पूछा गया है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। माइक्रोन कितने बराबर होता है? 10⁻⁻⁶। नैनोमीटर 10⁻⁹। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और फर्मीमीटर 10⁻⁻15। ठीक है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? 10⁻⁻15। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है कूट का प्रयोग करके। क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है? प्रवाह की दर होता है। ठीक है, क्या है? क्यूसेक प्रवाह की दर होता है। बाइट, कंप्यूटर में मेमोरी को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। ठीक है, बाइट कहलाता है। एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बीट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करता है। रिएक्टर, रिएक्टर में क्या मापते हैं? रिएक्टर में हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, किसी भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है। और बार के बारे में तो हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा ही है। दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बार का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, ये इस तरह इसका मिलान है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्यूसेक में मापा जाता है। ऊपर के प्रश्न में हमने देखा क्यूसेक से क्या मापा जाता है? दर को मापा जाता है, जल की बहाव की दर को मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक है, तो जल का बहाव की दर किसमें दिया है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव की दर को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का यूनिट का प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पॉज और मैक्सवेल। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी डॉप्सन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर हम डॉप्सन के बारे में बात करें, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है। 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है। ठीक है, एक डॉप्सन इकाई डॉप्सन को DU यूनिट, डॉप्सन यूनिट को DU से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। एक डॉप्सन यूनिट किसके बराबर होता है? 2.69 इंटू 10 की पावर 20 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, किसके समतुल्य होता है? 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है एक डॉप्सन इकाई। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, ये ऐसे ही पूछेगा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है, किससे मापी जाती है, इस तरह के पूछा जाएगा। इसके अंकी या आंकड़ों के मान के बारे में अधिकतर नहीं पूछेगा। जब एग्जाम को थोड़ा और कठिन बनाना होगा तभी पूछा जाएगा, अक्सर ऐसा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न भी डॉप्सन के बारे में ही है। ये उत्तराखंड PCS 2000 में पूछा गया था। ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का किस में प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न किस में पूछा गया था? इसे उत्तराखंड PCS में 2010 में पूछा गया था। इसे डॉप्सन इकाई को उत्तराखंड PCS 2000 में पूछा गया था। अगर हम बात करें नीचे भी डॉप्सन यूनिट के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, ओजोन की सांद्रता क्या है? ओजोन की मोटाई है। ठीक है, सांद्रता कितना डेंस है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉप्सन की इकाई से यूनिट से क्या मापा जाता है? ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो होता है, सोनार
किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है पूछा गया है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार टेक्नोलॉजी द्वारा नौ संचालन में प्रयोग करने की एक खास वजह है, अगर ये नाव है अर्थात एक शिप है और इसे आगे पता करना है कि क्या या कितनी गहराई में कोई चट्टान या कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, तो क्या करता है सोनार टेक्नोलॉजी में ये एक पराबैंगनी या पराश्रव्य तरंगों को, ठीक है, आगे प्रेषित करता है, भेजता है। ये पराश्रव्य तरंगे इस ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस नाव में अर्थात शिप में वापस इंडिकेट करती है। इस तरह से ये सोनार टेक्नोलॉजी काम करता है। यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वापस कोई पराश्रव्य तरंगे नहीं आती, इससे पता चलता है कि सामने कुछ नहीं है। अगर पराश्रव्य तरंगे टकरा कर वापस इंडिकेट करती है शिप को, तो इससे पता चलता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। इस तरह किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति पता करने के लिए, गहराई पता करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ है। सोनार को साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से जाना जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है सोनार का। इसका प्रयोग नौ चालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊपर के प्रश्न में हमने इस पर बात की है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। सोनार से हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं पूछा गया। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? क्रोनोमीटर में, एनीमोमीटर में, ऑडियोफोन में, ऑडियोमीटर में। किससे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी में मापा जाता है। ऑडियोमीटर के बारे में देखते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करता है, ठीक है। समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करता है कौन? क्रोनोमीटर। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है ऑडियोफोन। प्रश्न क्या था? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑडियोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर में किसका मापन किया जाता है? अभी ऊपर हमने व्याख्या में देखा है एनीमोमीटर से क्या मापन किया जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? दिए गए ऑप्शन है बैरोमीटर, ये बैरोमीटर नहीं है, ये बैरोमीटर है, ठीक है। एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है, जो कि हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन किया जाता है, सांद्रता का मापन किया जाता है, डेंसिटी का मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा जल के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एनीमोमीटर द्वारा क्या करते हैं हम? वायु की चाल का पता लगाते हैं, बिल्कुल सही है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। टैक्योमीटर द्वारा दबांतर का मापन किया जाता है, ये गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप का मापन किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी
ट्रैक्योमीटर द्वारा दबांतर का मापन किया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ट्रैक्योमीटर के बारे में अगर हम देखें तो एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। ट्रैक्योमीटर क्या है? एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, ट्रैक करने वाला उपकरण है, डिटेक्ट करने वाला उपकरण है ट्रैक्योमीटर, ठीक है, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है यदि एक ये ट्रैक्योमीटर है, ये ट्रैक्योमीटर कैसे मापन करता है? किसका? ये ट्रैक्योमीटर है, ये लंबवत किसी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की स्थिति पता लगाने में भी प्रयोग किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज, ये क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, और ये इस स्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लंबवत, क्षैतिज और इनके बीच जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इस स्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है, यही यहाँ पर दिया है, ठीक है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप पता किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? ऊपर हमने व्याख्या में, ऑप्शनल में हमने देखा था, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा अमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। ये एमीटर लिखाता है कई बार और कई बार अमीटर लिखाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। अगला प्रश्न है, अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में यहाँ दिया है। पोटेंशियोमीटर में क्या मापते हैं? किसी सेल की ईएमएफ का मापन किया जाता है। किसी सेल की ईएमएफ का मापन किससे किया जाता है? पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर अगर हम सुमेलित करते चले, वोल्टमीटर विभवांतर से विभवांतर को मापता है, ये सही है। एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ का मापन करता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधी होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का विद्युत प्रतिरोध का मापन करता है, ये गलत है। विद्युत प्रतिरोध का मापन किससे किया जाता है? ओम से किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण अर्थात सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? सेंसिटिव डिवाइस है, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म, अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। बहुत सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में यदि विद्युत धारा उपस्थित है, उसका भी पता किससे लिए लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? दिए गए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप, आर्द्रता, घनत्व। ऊपर की व्याख्या को आपने ध्यान से सुना होगा, तो हमने पायरोमीटर के बारे में बात की है। चलिए, पायरोमीटर किससे मापा जाता है? उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पर देखें तो ये 2004 में पूछा है, 2008 में पूछा है, 2006 में पूछा है, 2011 में पूछा है, ठीक है, और 1998 में पूछा है। यूपीपीएससी में तो ये 1, 2 और ऊपर 3 बार पूछा है, ठीक है। वही उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के पीएससी में ये 2006 और 2011 में पूछा है। चलिए देखते पायरोमीटर क्या है। पायरोमीटर, इसे हिंदी में पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कहते हैं और इंग्लिश में टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से उच्च तापों का मापन किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। और इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को यदि हम ई माने तो इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होती है परम ताप के चतुर्थ घात पावर 4 के अनुक्रमानुपाती होती है, कह रहा है। ये इस तरह
विकिरण उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है कहा गया है। इसके सहायता से दूर की वस्तुओं यथा जैसे सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। जो सूर्य के ताप का मापन किया जाता है वो क्या है, पायरोमीटर से किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो उसका मापन पायरोमीटर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। इसका कारण है क्यों नहीं कर सकता 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप का मापन, क्योंकि वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं कर सकती इस 800 टेम्परेचर से नीचे के ताप पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।